हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम लगने वाला है संस्कृत विभाग का इसी महीने में। उसके अंदर आपका जो फर्स्ट पेपर है जीके का यानी जनरल नॉलेज का, उसके अंदर आपके अलग से पार्ट दे रखा है भारत की इकोनॉमिक्स यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था। उसमें आपके 5 टॉपिक लगते हैं। दोस्तों, हमने एक तो आपको विदेशी व्यापार वो कंप्लीट करवा दिया, फिर एक आपके कृषि टॉपिक है वो कंप्लीट करवा दिया, और एक जो उद्योग है वो टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। और उसका जो कुछ पार्ट बचा है वो आज अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा आपका सेवा क्षेत्र से। फिर आपके जो भारत की जो इकोनॉमिक्स है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपकी जो विश्व की जो जियोग्राफी है उसके अंदर आपके टॉपिक लगता है विश्व जनसंख्या वितरण और प्रवास, वो टॉपिक आपको करवाया जाएगा। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो भारत की जो इकोनॉमिक्स है उसका जो एक टॉपिक है हमारे भारत में उद्योग, उसका कुछ पार्ट बच गया है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वो भी जो 2024 के जो नवीनतम डाटा है उसी के आधार पे। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जो भारत का जो उद्योग है उसका आज जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, उद्योगों से संबंधित प्रमुख योजना, यानी कि जो कल हमने जो उद्योग से संबंधित जो टॉपिक पढ़ा था नवीनतम डाटा के साथ, उसमें मतलब कुछ पार्ट बचा है। उसके अंदर आपके जो उद्योग से संबंधित प्रमुख योजना है वो योजना कौन कौन सी है, क्योंकि दोस्तों ध्यान में रखना, योजना से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। तो दोस्तों, पहली हमारी जो योजना है वो है हमारे प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। यानी कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी कि इसका प्रारंभ हुआ था हमारे 22 जनवरी 2024 को। यानी कि इसका जो प्रारंभ हुआ है हमारे 22 जनवरी 2024 को। और इसका जो प्रमुख जो प्रावधान है, यानी कि इसके अंदर क्या प्रावधान किया गया है, दोस्तों ध्यान में रखना, इसमें 1 करोड़ परिवारों को 1 से 3 किलोवाट, यानी कि इसमें जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके अंदर जो प्रावधान किया गया है उसमें 1 करोड़ परिवारों को 1 से 3 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए 60% तक सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी। दोस्तों, ध्यान में रखना, इसमें जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके अंदर 60%, यानी कि 60% सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाएगी, जिससे 30 यूनिट यानी कि 300 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त प्राप्त होगी। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसका जो प्रारंभ हुआ था 22 जनवरी 2024 को, और इसका जो प्रमुख जो प्रावधान था 1 करोड़ परिवारों को 1 से 3 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार 60% तक सब्सिडी प्रदान करेगी, जिससे मतलब 300 यूनिट प्रति माह बिजली मुफ्त प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, जो सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम है उसके अंदर ये जो योजना है आपके लिए मोस्ट है, अच्छे से देख लेना, और जो अपनी नोटबुक है उसमें अच्छे से ऐड कर लेना। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, अगली जो हमारी योजना है वो है राष्ट्रीय रसद नीति। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो पिछली बार जो आपका संस्कृत विभाग का जो एग्जाम लगा था सेकंड ग्रेड का, उसमें जो राष्ट्रीय रसद नीति है उससे 2 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यानी कि राष्ट्रीय रसद नीति 2022। दोस्तों, ध्यान में रखना, इसका प्रारंभ हुआ हमारे 17 सितंबर 2022 को। यानी कि राष्ट्रीय रसद नीति है उसका जो प्रारंभ हुआ है वो हमारे हुआ है 17 सितंबर 2022 को। और इसका दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य हमारे लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार करना। दोस्तों, 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को जीडीपी के 16% से घटाकर 8% करना। दोस्तों, ध्यान में रखना, 2030 तक जो लागत है जीडीपी के 16% से घटाकर 8% करना। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये मोस्ट फैक्ट है, अच्छे से देख लेना, यानी कि 16 से घटा के कितना कर देना, 8% करना 2030 तक। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो राष्ट्रीय रसद नीति 2022 की है उसके अंदर जो 2030 तक लागत को जीडीपी के 16% से घटाकर 8% तक करना। दोस्तों, अब आगे देखो। दोस्तों, वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च मतलब 25 देशों में भारत को लाना। दोस्तों, ध्यान में रखना, 2030 तक आपके जीडीपी के अंदर जो लागत है उसके अंदर 16 से घटा के कितना कर देना, 8% कर देना। और वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना। दोस्तों, ध्यान में रखना, जो राष्ट्रीय रसद नीति है इसका प्रमुख प्रावधान ये प्रावधान के अंदर दे रखा है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों, आगे देखो, एक जिला एक उत्पाद। दोस्तों, ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों, एक जिला एक उत्पाद, यानी कि ODOP, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद।
यानी ओ का मतलब होगा वन, डी का मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट, ओ का मतलब होगा वन, पी का मतलब हो जा क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट हो जाएगा। यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद। इस योजना की शुरुआत हुई थी दोस्तों 2018 में। कब हुई थी, 2018 में। दोस्तों इसका जो मुख्य उद्देश्य था, क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना, जिलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। दोस्तों ध्यान में रखना, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को कम करना, जिलों में आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। दोस्तों इस पहल ने अब तक देश भर में 761 जिलों से 1102 उत्पादों की पहचान की है। दोस्तों ध्यान में रखना, 2024 के नवीनतम डाटा के अनुसार ये मोस्ट फैक्ट है, यानी कि इस पहल ने अब तक देश भर में 761 जिलों से 1102 उत्पादों की पहचान की है। दोस्तों ध्यान में रखना, न्यू डाटा है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पहल के अंतर्गत PM एकता मॉल, यानी कि PM एकता मॉल यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत PM एकता मॉल यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों ध्यान में रखना, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि PM एकता मॉल यूनिटी मॉल किसके द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ODP के द्वारा, मतलब एक जिला एक उत्पाद की पहल के अंतर्गत PM एकता मॉल यूनिटी मॉल स्थापित किए जाएंगे। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों PM एकता मॉल का उद्देश्य ODOP के कारीगरों और उपभोक्ताओं को जोड़ना। दोस्तों ध्यान में रखना, ODP का मतलब होता है ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एकता PM एकता मॉल का उद्देश्य है ODOP के कारीगरों और उपभोक्ताओं को जोड़ना, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों ये जो योजना है ये भी मोस्ट है, अच्छे से देख लेना, क्योंकि पिछली बार ये जो आपका एग्ज़ाम लगा था, जो सेकंड ग्रेड का आपका रद्द हो गया था, फिर आपका जो एग्ज़ाम लगा था दोबारा, उसमें 2 क्वेश्चन इसी से पूछे गए थे। तो दोस्तों ध्यान में रखना, ये मोस्ट है, यानी कि दवा फार्मास्यूटिकल उद्योग। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों ध्यान में रखना, अच्छे से देख लेना, अपनी जो नोटबुक है उसमें अच्छे से ऐड कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इसी से वापस क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। दोस्तों ध्यान में रखना, भारत का वर्तमान दवा बाजार $50 बिलियन का है। दोस्तों ध्यान में रखना, भारत का जो वर्तमान जो दवा बाजार है वो $50 बिलियन का है। दोस्तों आगे देखो, दवा उत्पादन में भारत मात्रा के आधार पर तीसरे स्थान पे है, यानी कि दवा उत्पादन में भारत मात्रा के आधार पे तीसरे स्थान पे है, यानी कि कौन से स्थान पे है, तीसरे स्थान पे है। दोस्तों आगे देखो, दवा उत्पादन में भारत मूल्य के आधार पे 14वें स्थान पे है। कौन से स्थान पे है, 14वें स्थान पे है, मतलब मूल्य के आधार पे 14वें स्थान पे है और मात्रा के आधार पे तीसरे स्थान पे है। दोस्तों ध्यान में रखना, अच्छे से मोस्ट फैक्ट है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। दोस्तों ध्यान में रखना, भारत जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। कौन सा है, आपूर्तिकर्ता देश है। दोस्तों आगे देखो, जो वैश्विक आपूर्ति का 20% हिस्सा रखता है। दोस्तों जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है जो वैश्विक आपूर्ति का 20% हिस्सा रखता है। दोस्तों आगे देखो, जेनेरिक दवाओं के उत्पादन में भारत प्रथम स्थान पर है, यानी कि जो दवाइयाँ हैं उसके उत्पादन में भारत प्रथम स्थान रखता है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों वर्ष 2022 में फार्मा क्षेत्र में FDI $20 बिलियन के पास कर गई है। दोस्तों ध्यान में रखना, वर्ष 2022 में फार्मा क्षेत्र में FDI $20 बिलियन को पार कर गई है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो आपके जो डाटा आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं 2024 के अनुसार अपडेट डाटा है, तो अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्जाम में सीधा डायरेक्ट आपके जो डाटा है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। दोस्तों ध्यान में रखना, वर्तमान में GVA में 30% योगदान है, यानी कि वर्तमान में GVA में 30% योगदान है उद्योग क्षेत्र का। दोस्तों ध्यान में रखना, वर्तमान में GVM में 30% योगदान है, किसका है, उद्योग क्षेत्र का। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण GVA में वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 9.9% की वृद्धि हुई है। दोस्तों ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट फैक्ट अच्छे से देख लेना कि औद्योगिक क्षेत्र में विनिर्माण GVA में वित्त वर्ष
2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में 9.9% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 9.9% की वृद्धि हुई है। दोस्तों ऊपर वाला फैक्ट देखना, वर्तमान में जीवीएम में 30% योगदान है उद्योग क्षेत्र का, यानी कितना प्रतिशत योगदान है? 30% योगदान है। और जो वित्त वर्ष 2024 में 9.9% की वृद्धि हुई है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों ध्यान में रखना महत्वपूर्ण तथ्य, यानी कि जो सूचकांक है उससे संबंधित भी डायरेक्ट आपके सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों मैंने इसको भी थोड़ा ऐड किया है, तो अच्छे से देख लेना। दोस्तों सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 23वां स्थान है, यानी कि सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 23वां स्थान है। दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान, यानी कि जो वैश्विक नवाचार है उस सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 39वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 39वां स्थान है। और सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत का 23वां स्थान है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 42वां स्थान है। दोस्तों आगे देखो, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत का 116वां स्थान है। दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का 126वां स्थान है। दोस्तों ध्यान में रखना, जो ये इंडेक्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं इनकी सूचकांक वगैरह सीधा डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैंने इसको भी ऐड कर लिया है क्योंकि ये इसी से संबंधित है। तो आप अच्छे से देख लेना, उसको जो अपनी नोटबुक है उसमें अच्छे से ऐड कर लेना। यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 126वां स्थान है। दोस्तों अब आगे देखो, दोस्तों इससे पहले हमने जो कृषि वाला टॉपिक पढ़ा था दोस्तों ध्यान में रखना, आपकी ये डाउट था तो मैं डाउट आपके क्लियर कर देता हूँ। यानी कि जो 24 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं कीमत आयोग CACP की सिफारिश के आधार पर कृषि और सहकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। यानी कि जो समर्थन मूल्य है वो किसकी सिफारिश पे किया जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखना, वो किया जाता है हमारे कृषि लागत और कीमत आयोग की सिफारिश के ऊपर। और कौन मतलब निश्चित करता है? ये निश्चित करता है कृषि और सहकारिता विभाग भारत सरकार द्वारा निश्चित किया जाता है। तो दोस्तों हैं, और बाकी आप ये अच्छे से देख लेना कि वर्तमान में दोस्तों देखना, वर्तमान में 2023-24 के अनुसार GDP में योगदान, यानी कि GDP में कितना योगदान है? दोस्तों ध्यान में रखना, कृषि का आपका योगदान है 17.66, उद्योग का आपका योगदान है 27.62, और दोस्तों सेवा के अंदर आपके कितना है? 54.72 है। कितना है? 54.72 है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो 23 और 24 के जो नवीनतम डाटा है आपके सीधे यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों ध्यान में रखना, आपका जो आज जो उद्योग वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है, और कल या परसों आपके जो सेवा वाला क्षेत्र है, यानी कि जो सेवा टॉपिक है वो आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपके जो विश्व की जो जियोग्राफी है वहाँ से आपकी जो जनसंख्या प्रवास वाला टॉपिक है वो करवाएंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना, धीरे धीरे करके आपके पूरे टॉपिक करवा दिए जाएंगे। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।